मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। जो भी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं हाथ जोड़कर और अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले जो औरंगाबाद में रेल हादसा हुआ है, उन सभी को अपनी ओर से, अपने सभी साथियों और पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देखिए, जब से लॉकडाउन है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और का जो पेज है और जो मेरा निजी पेज है और हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार जो है समाज में कैसे चेंज आए, कैसे हम आगे बढ़ें, हमारी पार्टी आगे बढ़े, इसके सिलसिले में लगातार जो है कुछ पोस्ट को डालते हैं और फिर उन पोस्ट पर जो है कई तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई किस तरीके से, जब पहले से ही काफी सामाजिक संगठन है तो क्या जरूरत है राजनीतिक दल बनाने की, जब पहले ही कई राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं तो क्या जरूरत है आपको राजनीतिक पार्टी बनाने की। तो ये जो प्रश्न है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई दे सकें, लेकिन क्या होता है कि उस पर विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा सकता। तो उसी टॉपिक को लेकर जो समाज में नई नई समस्याएं रोज उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो छोटी हो और चाहे बड़े स्तर की हो, तो वो समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। देखिए, जो भी मेरे साथीगण हैं और अधिकतर लोगों को ये मालूम है कि लास्ट ईयर हमने जो है हरियाणा के अंदर यात्रा निकाली थी, पद यात्रा। उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली थी। तो हरियाणा के अंदर जब हमने यात्रा निकाली, करीब 700 गांव में हम लोग गए और 700 गांव में जाने के बाद हमने जो वहां महसूस किया वो ये देखा कि करीब 650 गांव तो ऐसे थे जिसमें करीब 10-15 साल से किसी भी राजपूत बच्चे की नौकरी ही नहीं लगी। देखिए, आज का जो मेरा ये लाइव है, ये विशेषकर राजपूत अपने क्षत्रिय समाज के हित को लेकर ही है। तो हरियाणा में जब हमने ये देखा कि भाई इतनी भारी संख्या में बेरोजगार हैं हमारे समाज के युवक और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद बेरोजगार हैं, उनके माता पिता कैसे करके उनको अपनी खेती की जमीन बेचते हैं, रात दिन खेत में काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में और ये सपना देखते हैं कि बच्चा जो है बड़े होकर अफसर बनेगा, लेकिन ये सपना जो है उनका चकनाचूर होता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, हमने खुद तो जाके देखा ही है। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी एडमिट किया हुआ है कि जो उन्होंने परसेंटेज लिखकर दी थी कि कितनी परसेंटेज किस किस जाति की सरकारी कर्मचारी के रूप में है, तो उसमें भी 1% से नीचे है राजपूत समाज की भागीदारी सरकारी कर्मचारियों के रूप में। हरियाणा के अंदर मात्र 0.5% है, आधे से भी बल्कि कम थी, 0.4 थी। तो हरियाणा के जो हमारा समाज है, क्षत्रिय समाज, वो जैसे तैसे फिर भी आज जो है अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि हरियाणा जो है थोड़ा संपन्न प्रदेश है, खेतीबाड़ी अच्छी होती है। लेकिन जब हम यूपी को देखते हैं, जब हम बिहार को देखते हैं, जब हम देश के दूसरे राज्यों को देखते हैं और वहां पे अपनी समाज की स्थिति को जो है नोटिस करते हैं, वहां पे देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है समाज की, तो हमें देखने को मिलता है कि भारी बेरोजगारी के कारण जो है समाज के पढ़े लिखे बच्चे भी जो है वो हरियाणा में, पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र में, मुंबई में आप जाएंगे तो भारी संख्या में मिलेंगे। कोई टैक्सी चला रहा होगा, कोई छोटा मोटा काम कर रहा होगा। और इसका कारण क्या होता है कि जो हमारे राजपूत समाज के बच्चे हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, सोचते हैं कि अगर गांव में या अपने इलाके में या जिले में, अपने आसपास के जिलों में ऐसा काम करेंगे तो हमें
थोड़ी वैसी दृष्टि से देखा जाएगा। तो वो बेचारे दिल्ली आ जाते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और फिर कोई दुकान में काम करता है, कोई बेचारा टैक्सी चलाता है, कोई ऐसे करता है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। तो ये जो समस्याएं हैं, इसके अलावा और भी समस्याएं होती हैं वहां। आए दिन अलग अलग दूसरे लोगों से अपने संघर्ष होता रहता है, उनके साथ बदतमीजियां होती रहती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, इस पर आज चर्चा के लिए मैं आया हूं। देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि राजपूत समस्याओं को दूर करने के लिए और समस्याओं को रखने के लिए बहुत सारे हमारे राजपूत संगठन बने हुए हैं, और वो अपनी समस्याओं को, मतलब समाज की समस्याओं को रखते भी हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो समस्याएं दूर नहीं हुई और दूर हो भी नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर वो दूर होती तो फिर ऐसी हालत ना देखने को मिलती जो अभी इस समय समाज की है। तो अब इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो कि ये जो समस्याएं हैं ये जो समस्याएं हैं ये ना आए और परमानेंट इन समस्याओं को दूर किया जा सके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मेरी बात आपको लगे कि ये बात ऐसा करने से हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ आइएगा। देखिए, देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, देखिए, समस्याएं जो समाज रखता है उनको दूर करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। अब सरकार दूर नहीं कर पा रही, इसीलिए ये समस्याएं अब तक दूर नहीं हो पाई। और क्यों नहीं दूर कर पा रही, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे देश के अंदर दो तरह के राजनीतिक दल हैं, दो ही तरह की समस्याएं हैं, और दो तरीके से हम वोट डालते हैं। तो दो तरह के राजनीतिक दल कौन से हैं? एक है राष्ट्रीय दल, एक है क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल कौन से हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कांग्रेस है। क्षेत्रीय दल कौन से हैं? जैसे कि बिहार में हमारे यादव भाइयों की आरजेडी है, हमारे कुशवाहा भाइयों की जो है आरएलएसपी है, हमारे निषाद भाइयों की जो है हम पार्टी है ना, हमारे कुर्मी भाइयों की जेडीयू है, पासवान समाज के भाइयों की एलजेपी है और आरजेडी है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी है, हमारा बहुजन समाज पार्टी है, हमारा जो है पटेल भाइयों का अपना दल है, हमारे निषाद भाइयों का निषाद पार्टी है, हमारे जाट भाइयों की आरएलडी है। हरियाणा के अंदर जाट भाइयों की आवाज उठाने के लिए जेजेपी है, इनेलो है। राजस्थान के अंदर जो है आरएलपी है, हनुमान बेनीवाल जी की नेतृत्व वाली। और भी हर प्रदेश के अंदर जो है अनेक क्षेत्रीय दल हैं जो क्षेत्रीय समस्याओं को अपने जाति के हिसाब से उठाते हैं और सॉल्व करवाते हैं। तो ये दो तरह के राजनीतिक पार्टियां देश में मौजूद हैं और दो ही तरह के मुद्दे हैं। दो तरह के मुद्दे कैसे हैं? एक होते हैं मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे, जब वो सॉल्व होते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है, देश के अनेक लोगों को खुशी होती है, मुझे विश्वास है। जैसे कि राष्ट्रीय मुद्दे किसको कहेंगे हम? जैसे कश्मीर की समस्या को दूर किया गया, बहुत ही अच्छी बात है। हर राजपूत समाज के व्यक्ति को, हर क्षत्रिय को इसमें बहुत ही खुशी हुई। या पाकिस्तान का ठीक से इलाज कर दिया जाए, उसके लिए बहुत खुशी होती है हमारे समाज के लोगों को। योगी जी ने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है इंडिया में मोदी जी के राज में आ रही हैं, आ चुकी हैं, ऐसा बोलते हैं।
बहुत अच्छी बात है। हमारा देश जो है बहुत अच्छे फाइटर प्लेन्स खरीद रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर 30 खरीदे हैं तो 35 खरीदने चाहिए थे, 40 खरीदते हमें और भी ज्यादा खुशी होती। हमारी आर्मी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, बहुत अच्छी सड़कें देश में बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये जितने भी कार्य हैं या इस तरह से जो भी कार्य हो रहे हैं, हमारा देश मजबूत हो रहा है, इस बात की बेइंतहा खुशी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के हर पदाधिकारी, हर सदस्य को और मुझे है, और समाज के भी हर व्यक्ति को है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें खुशी तो है, लेकिन क्या इस खुशी से जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से या कहीं दूसरी जगह से राजपूत समाज का गरीब बच्चा पढ़ा लिखा होने के बावजूद जो है मुंबई में टैक्सी चला रहा है या उसकी फटी हुई चप्पल है, क्या उसके घर में वो फटी हुई चप्पल आ गई? बताइए। क्या उसके माता पिता का जो इलाज होना है, जो कि पैसों से ही होगा, क्या वो इलाज हो गया? तो ये जो हमारी सरकार जो कार्य करती है, ये कार्य हमेशा अच्छे माने जाते हैं, अच्छे माने जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो निजी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बेरोजगारी है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं अन्य समाज से, तो इनके ऊपर तो कोई उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत ने बहुत अच्छे हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स खरीद लिए तो ये खुशी तो होगी, लेकिन ये समस्या का, निजी समस्याएं तो इससे हल नहीं होती। निजी समस्याएं कैसी होती हैं? मानिए आप, जैसे कि सरकार ने नियम बना दिया, उदाहरण के रूप में उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि भाई राजपूत समाज का बच्चा पुलिस में भर्ती होना है तो 23 साल की उम्र उसके लिए फिक्स कर दी, ओबीसी वाले के लिए 30 कर दी, एससी वाले के लिए 35 कर दी। मतलब कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो अगर 23 साल से 24 साल से नीचे हो जाओगे, वरना तो आप उसमें कभी एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। या फिर जो है मतलब राशन कार्ड बना दिया, भाई इस रंग का राशन कार्ड है अगर आपके पास, तो आपको 50 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, और अगर आपके पास इस रंग का कार्ड है तो आपको जो है 10 रुपए पर केजी के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो इससे आपकी निजी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये निजी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके ऊपर थोप दी गई। या तो आपके बच्चे को किस तरीके से जो है, अगर मान लीजिए अगर 90 नंबर भी हैं तो एडमिशन नहीं मिलेगा, दूसरे वाले को मिल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि हमारी निजी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हों और हमें वो जो देश हित के कार्य हैं वो भी होते रहें। तो अब मैं, जो मेरे पास जो तरीका है, जो मेरा जो आइडिया है, वो ये है कि हमारी जो निजी समस्याएं हैं समाज की, डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो भी सदा के लिए दूर हों, और जो देश हित के कार्य हैं वो भी चलते रहें, बल्कि मैं कहता हूं उससे भी अच्छे तरह से वो चलते रहें और चलें। ये कैसे होगा? ये होगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 2 तरह के राजनीतिक दल हैं देश में, 2 तरह के मुद्दे या 2 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुद्दे या फिर समाज के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, और 2 तरीके से वोट डाला जाता है। तो जो 2 तरीके से वोट डाला जाता है, मैं दोनों आपके सामने उसको रखता हूं, फिर आप ये तय कीजिएगा कि दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका है जिससे हमें वोट डालने से फायदा होगा, जिससे हमारी ये जो समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी और दोनों तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अभी जो आने वाला जो चुनाव है वो बिहार में है, इसलिए मैं बिहार से रिगार्डिंग ही बात करता हूं, क्योंकि कमिंग इलेक्शंस बिहार में ही है। तो अब मान लीजिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है,
तो मैं उदाहरण दूंगा कि किस तरीके से वोटिंग होती है और होगी, और कैसे हम मतलब कैसे हमारे समाज को घाटा या फायदा होता है और होगा। तो मान लीजिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव है जो कि ड्यू है अभी अक्टूबर में, और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरएलएसपी हो, एलजेपी हो, हम हो या और भी कई अनेक होंगी, सभी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी। अब मान लीजिए कोई पार्टी हमारे समाज के पास वोट मांगने के लिए आती है। कोई पार्टी में हम उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए भाजपा आती है, क्योंकि हमारा समाज 80 to 90% जो है वो भाजपा को वोट देता है। तो हम उदाहरण ले लेते हैं कि भाजपा हमारे समाज के पास आई और उसने कहा कि भाई बिहार में चुनाव है, तो आप सभी समाज के लोगों से हमारा निवेदन है कि ये आपकी पार्टी है और इसको जो है आप वोट दीजिए। तो जो समाज के लोग हैं उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वोट आपको लास्ट टाइम भी दिया था, लेकिन इस टाइम जो है हम आपको इस बार वोट देंगे, लेकिन हमारे समाज की कुछ समस्याएं हैं, अगर आप वादा करें कि आप उनको दूर करेंगे तो हम जो है वोट देने के लिए आपको तैयार हैं। तो भाजपा ने कहा कि ठीक है, बताइए क्या समस्या है। तो समाज के लोगों ने कहा, समाज ने कहा कि जी हमारा जो समाज है वो बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गया है, बच्चे मजदूरी करने के लिए प्रदेश छोड़कर जो है दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अगर आप 10,000 बच्चों को हमारे सरकारी नौकरियां दो तो हमारा पूरा समाज जो है आपको एक तरफा वोट देगा। तो भाजपा ने कहा ठीक है, 10,000 नौकरियां आपकी दी जाएंगी, आप हमें वोट दीजिएगा। दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया। उसके बाद जो है, क्योंकि आपके अकेले समाज से तो कुछ होगा नहीं, तो भाजपा किसी अन्य समाज के पास गई वोट मांगने के लिए, जैसे आपके पास आई तो अन्य समाज के पास भी गई, उन्होंने वहां पर वही बात रखी। मान लीजिए हमारे पासवान भाइयों के पास गई, उन्होंने पासवान भाइयों से कहा कि हमें आपके समाज की वोट चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम वोट देंगे, लेकिन आपने हमसे एक वादा करना पड़ेगा कि हमारे समाज के कुछ लड़के बेरोजगार हैं, तो अगर आप उनको नौकरी देने का वादा करो, हमें 10,000 नौकरियां अगर आप दें तो हम आपको अपनी वोट दे देंगे। तो भाजपा ने कहा ठीक है, आपको हम पासवान समाज को जो है 10,000 नौकरियां देंगे, आप हमें वोट दीजिएगा। तो पासवान समाज ने कहा कि एक और हमारी शर्त है। उन्होंने कहा बताइए क्या शर्त है। उन्होंने कहा शर्त यह है कि हमारे समाज का एक राजनीतिक दल भी है जिसका नाम एलजेपी है, और अगर मान लीजिए बिहार में 240 सीट हैं, तो हमारी इतनी जनसंख्या है, हमें अगर आप 40 सीट दें 240 में से, तो हमें जो है आपको वोट देने में कोई समस्या नहीं है। अब भाजपा ने सोचा कि अगर इनको 40 सीट नहीं दी तो एक भी इनके समाज का वोट हमें नहीं मिलेगा, और अगर इनको 240 में से 40 सीट दे दी तो कम से कम जो 200 बची हुई सीट है उस पर तो इनके पूरे समाज का वोट हमें मिलेगा। तो भाजपा ने कहा ठीक है, 40 सीट आपको दी, लेकिन अब आपने पूरे समाज ने हमें वोट देना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब वोटिंग हुई, चुनाव समाप्त हुआ, आपने भी उनको वोट दी, अपना वादा निभाया, उन्होंने भी वोट दी और उनकी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जैसे कि राजपूत समाज ने, क्षत्रिय समाज ने अपना वादा निभाया, तो फिर वादा निभाने के बाद जो है
वोट दिया और फिर अपने वादे को, जो दूसरा वादा उन्होंने किया था, उसको पूरा करने के लिए सीएम ऑफिस में पहुंच गए। सभी ने कहा कि जी आप चुनाव के दौरान हमारे बीच में आए थे, समाज से वादा किया था आपने कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम तुम्हें 10,000 नौकरियां देंगे, बच्चे बेरोजगार हैं बहुत ज्यादा। तो अभी आपने पुलिस में भर्ती निकाली है 50,000 की, और जो है आप 10,000 हमारे बच्चे भर्ती करवा दीजिए। तो आपकी बात सुन के उस पार्टी के जो भी सीएम है उसने कहा कोई नौकरी वोकरी नहीं है, धक्के मार के इनको बाहर निकाल दो। तो आप मुझे यह बताइए कि आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, और वो ये है कि आप ये बोल सकते हो, और ये बोलते रहे हो और बोलते आ रहे हो, और बोलते बोलते कईयों के बाल सफेद हो गए कि तू अगली बार आना, तब तुझे बताएंगे। 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होगा तब तेरे को देखेंगे। अब आप तो बोल के ये आ गए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। आपके आने के बाद जो है, जो दूसरा हमारा समाज है, पासवान भाई, वो समाज के लोग पहुंचे। उन्होंने भी उनको यही कहा कि भाई आपने चुनाव के दौरान वादा किया था, हमने आपको पूरी वोट दी, तो अब हमारे बच्चों को 10,000 नौकरी दे दीजिए। तो सीएम साहब ने उनको भी यही कहा, चलो भागो, कोई नौकरी वोकरी नहीं है, धक्के मार के इनको बाहर निकालो। तो आप मुझे बताइए कि वो लोग क्या करेंगे? वह लोग आपकी तरह ये नहीं कहेंगे कि 5 साल के बाद आना। वो लोग ये कहेंगे कि हमारे जो 40 विधायक हैं अभी तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और अभी तेरी सरकार गिरते हैं। आप मुझे यह बताइए कि सरकार बचाने के लिए 10,000 क्या 20,000 नौकरियां भी उनको देंगे कि नहीं देंगे? वोट आपने भी भाजपा को दी और वोट उन्होंने भी भाजपा को दी, लेकिन नौकरी किसके बच्चों की लगी? उनकी। यही कारण है कि हमारा जो अभी काम कैसे हो रहा है, ये देखिए आप, बिल्कुल सेम का सेम जो है वो केंद्र सरकार में होता है। इस समय देश के अंदर एनडीए की सरकार है, जो कि भाजपा के नेतृत्व में बनी हुई है, और उसके अंदर जो है एलजेपी, जेडीयू, ये आपकी अपना दल, ये निषाद पार्टी हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से जेजेपी, राजस्थान से आरएलपी, और भी कई अनेक दल जो है उनके सहयोगी हैं। अब आप इसको समझिए कि आपके पक्ष में कोई काम क्यों नहीं होता है। आपके पक्ष में इसलिए काम नहीं होता है क्योंकि मान लीजिए, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 90% वोट जो है हमारा समाज जो है उनको देता है। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि मान लीजिए मोदी जी ने 2 तरह की फाइल बनाई। एक फाइल में बनी कि भाई जम्मू कश्मीर की समस्या को हल किया जा रहा है, और उसको 3 एक प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा रहा है। और एक दूसरी फाइल बनी, मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे जो बहुत ही प्रतिभावान बच्चे हैं वो इस कारण से विदेश चले जाते हैं, देश के अंदर कोई बढ़िया फाइटर प्लेन नहीं बन पा रहा, दवाई नहीं बन पा रही, तो एक काम करते हैं, ये जो मतलब जो हमें इंजीनियर बनाने हैं या हमें डॉक्टर बनाने हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ये मेरिट सिस्टम पे कर देते हैं, जिसके जितने नंबर होंगे, अगर जिस भी बच्चे के किसी भी जाति धर्म का हो, तो उस बच्चे को हम डॉक्टर बना देंगे या इंजीनियर बना देंगे। दोनों तरह की फाइल जो है वो तैयार कर दी गई।
अब वो जाती हैं कैबिनेट में। कैबिनेट में जाने के बाद जो है दोनों पे चर्चा हुई। वहां पर प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, भाजपा के जो भी मेन मंत्री हैं सब बैठे हुए हैं, और जो उनके अलायंस पार्टनर हैं वो सब भी, उनके भी नेता वहां पर बैठे हुए हैं। फाइल खोली गई, कहा कि भाई कश्मीर के लिए हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। सबने कहा कि जी ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। उसके बाद जो है दूसरी फाइल खोली गई, कहा कि भाई ये क्योंकि देश से भारी पलायन हो रहा है, देश से भारी पलायन हो रहा है, तो मैंने ये दूसरी फाइल भी तैयार की है, तो इसको भी आप देख लीजिए। देखी जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, तो एलजेपी ने कहा कि जी ये तो कानून नहीं बना सकते, हम बनने देंगे। अपना दल ने भी बोल दिया, निषाद पार्टी ने भी बोल दिया, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे समाज के हित के खिलाफ है, और अगर आपने पहले वाली फाइल को पास करवाना है हमारे सपोर्ट से, तो ये जो आपने फाइल बनानी है इसको तो गेरो डस्टबिन में, बल्कि आप नया कानून यह बनाइए, आपने ये जो फाइल बनाई है इसको तो आप फेंकिए डस्टबिन में, और आप दूसरी फाइल यह बनाइए जिसमें लिखा हो कि चाहे हमारे 40 ही नंबर क्यों ना हो, डॉक्टर भी हमारे समाज के बच्चे बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, और चाहे 100 नंबर उनके हों, वो उनके बच्चे तो भैया ड्राइवरी करेंगे, टैक्सी चलाएंगे। और अगर आपने ऐसी फाइल नहीं बनाई तो हम आपसे समर्थन लेके आपकी सरकार को घेर देंगे। अब आप मुझे यह बताइए कि जब आपके समाज की बात रखने के लिए वहां पे कोई मौजूद ही नहीं है, तो आपकी कोई भी डिमांड जो निजी रूप से आपको प्रभावित करती है, आपके जीवन को प्रभावित करती है, वो कैसे हल हो सकती है? ये ऐसे हल होती अगर वहां पे आपके मुद्दों को रखने वाला भी कोई राजनीतिक दल मौजूद होता। मान लीजिए आपके भी 40 सांसद होते, 30 सांसद होते, 20 सांसद होते, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता के सांसद होते वहां पे 20, तो वो मोदी जी से बोलते, मोदी जी आपने जो कश्मीर की समस्या हल करी है उसमें तो हम आपके साथ हैं ही, और बल्कि आप जो है इस पाकिस्तान का भी इलाज जल्दी करो, उसमें भी हम आपके साथ हैं। आप जो फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं, अगर आप 30 खरीद रहे हैं तो आप 35 खरीदो। और ये जो दूसरी जो फाइल है जिसमें आप देश को बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं, सब जाति वालों को, धर्म वालों को, तो उसमें भी हम आपके साथ हैं। अगर ये पार्टी समर्थन वापस लेती है, एलजेपी लेती है या दूसरी लेती है, तो उनको लेने दो, हम आपके साथ हैं। या फिर अगर मान लीजिए हमारी उतनी ताकत नहीं भी है, तो हम कम से कम जो है अपने खिलाफ जो कानून बन रहा है उसको तो रोक देंगे। हम ये तो बोल देंगे, मान लीजिए मजबूरी में वो उनको नहीं निकाल सकते, तो हम इतना तो वो कर देंगे कि ठीक है भाई, इसमें यार ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये कानून भी बनना चाहिए कि भाई सभी लोगों को एक जैसा मौका मिले, और ये कह रहे हैं कि इनको मौका ही नहीं मिलना चाहिए, एक काम करते हैं इसको साइड में रख दो। तो कम से कम आपके खिलाफ कानून तो नहीं बना। तो अब आपको ये तय करना है कि आपने दोनों तरह की जो समस्याएं हैं, जो दोनों तरह के मुद्दे हैं, उनको हमेशा के लिए दूर करना है, चाहे वो देशभक्ति से रिलेटेड कोई बात हो, और चाहे जो है वो आपकी निजी समस्याएं, या फिर जिंदगी भर आपने जो है वो बस किसी की गुलामी ही करनी है। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, क्योंकि देश के लिए, देश के हित के लिए काम करने वाली है, अपने समाज हित के लिए काम करने वाली है। अगर जो लोग दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, या तो वो उन पार्टियों पे उनका इतना प्रभाव होता कि वो अपने खिलाफ बनने वाले कानून को रुकवा देते उनसे, ऐसा तो हुआ नहीं। अभी आपके सामने बहुत सारे किस्से, आपके सामने ही जो है ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिससे आपके डायरेक्ट जीवन को प्रभावित होना पड़ता है, चाहे वो
इज्जत के रूप में हो। जैसे पद्मावती फिल्म आई, पूरा समाज सड़कों पे आया, लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज हुई, सारा सड़क पे आने के बाद भी, सभी संगठनों के प्रयास के बाद भी, क्योंकि सरकार में आपकी कोई हिस्सेदारी या कोई बात रखने वाला राजनीतिक दल नहीं था। अगर आपके पास ये कहने के लिए होता कि अगर फिल्म रिलीज हो गई तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि पूरे देश में कहीं पर भी फिल्म रिलीज हो जाती। या फिर SC/ST कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के बनाया गया। कैसे बनाया गया? ऐसी तो बना कि भाई लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया और पासवान साहब ने जो है मोदी जी से कहा कि जी अब ये अगर हमारे सांसद समर्थन वापस ले लेंगे NDA से, अगर ये कानून नहीं, इसको सख्त करके नहीं बनाया गया। अगर हमारे भी उतने ही सांसद होते, मान लीजिए उनके साथ थे, तो हमारे भी 7, 8, 10 होते वहां पे, वो बोलते जी अगर ये समर्थन वापस लेने की धमकी दे रहे हैं तो हम भी समर्थन वापस लेंगे। तो क्या है, वो एज इट इज तो रह जाता कम से कम। तो अगर आपको अपनी समस्याओं को परमानेंट दूर करना है, अपनी निजी समस्याओं को भी और देश के लिए भी अच्छा कार्य, और इसमें एक बात और भी होती है, जब आप वहां पे देश हित में डायरेक्ट समर्थन देंगे, जब आप ये कहेंगे, आपकी पार्टी ये कहेगी कि मोदी जी आप 30 फाइटर प्लेन नहीं 35 खरीदिए, और जब ऐसा अगले दिन अखबार में छपेगा, टीवी में आएगा, तो इससे देश के लोगों में आपके समाज की इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि तब उनको पता चलेगा कि ये जो राजनीतिक दल है, ये देश हित के लिए सभी का समर्थन करता है। अगर यूपीए गवर्नमेंट जो कांग्रेस के नेतृत्व में थी, वो कोई देश के लिए अच्छा कार्य करेगी, उन्होंने भी अपने टाइम पीरियड में कुछ अच्छे कार्य करे, अगर वो कोई अच्छे कार्य करेगी तो हमारी पार्टी उसको भी समर्थन देगी। लेकिन इन समर्थनों से आप भी सब जानते हैं कि हमारी जो निजी समस्याएं हैं वो दूर नहीं होती हैं। वो अगर आपको दूर करनी है तो वो तभी दूर होंगी जब हमारी बात को रखने वाला कोई राजनीतिक दल वहां पे मौजूद हो। और अगर जो भी भाजपा के देश के अंदर राजपूत समाज के कार्यकर्ता या वोटर हैं, अगर उनमें इतना दम है, देखिए अभी केंद्र में जो है NDA की सरकार है और उसमें सबको मालूम है कि ये लोग सब LJP हो, JDU हो, ये सब पार्टनर्स हैं उसके। तो अभी तो भाजपा की जो है पूरी की पूरी जितने लोकसभा सांसद चाहिए उतने मौजूद हैं उनके पास, खुद अपनी पार्टी के पास। हमारी समस्या, समाज की समस्या ऐसे दूर हो सकती है, या तो राष्ट्रीय पार्टी बिना अलायंस के देश पे सत्ता हासिल करे, जो कि बीजेपी ने की हुई है। उनको इनकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो इन सबको NDA से बाहर निकाल दे और भारतीय जनता पार्टी देश में अकेले सरकार बना के राज करे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ शायद अन्याय ना होने दे। लेकिन क्योंकि के उनके जो साथ में वहां पे बैठे हुए पार्टियों के लोग अध्यक्ष हैं, आप क्या आशा रखते हैं कि वो लोग आपके पक्ष का कोई काम होने देंगे उनसे? तो या तो NDA को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी देश में अकेले पार्टी की सरकार बनाए, राष्ट्रीय विचारधाराओं पे काम करे, सभी के लिए समान जो संसाधन है वो मौजूद करे, या तो जो है हमें भी राजनीतिक दल बना के इनसे इनकी तरह उनके साथ, या जब यूपीए हो तो उनके साथ, जैसे रामविलास पासवान जी थे, उधर भी थे इधर भी थे, उधर भी अपने समाज को मलाई खिलाई, इधर भी खिला रहे हैं। तो जो भी देश हित के काम हो, चाहे वो यूपीए करे NDA करे, हम साथ में रहना चाहिए। जो हमारे समाज के खिलाफ कोई काम हो तो हमें तुरंत ऑब्जेक्शन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज के भी कुछ काम उसमें बने। और मैं आपको एक बात का वादा देता हूं कि जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, क्योंकि ये एक क्षत्रिय झंडा है, ये 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा। ये हम ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे खुद के ही हक मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे खुद ही बेचारे सड़क पे आ गए। और ये जो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली गांव-गांव जाकर लोगों की स्थिति देख चुका हूं, समाज की हालत ऐसी है
कि आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपको यह तय करना है अपने जीवन में कि आपको जीवन भर वोट देने के बाद यही बोलते रहना है कि 5 साल के बाद आना तब देखेंगे, या जो क्षत्रियों का असली डायलॉग है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तेरे को राजगद्दी से अभी गिरा देंगे, अभी तेरी सरकार गिरा देंगे। हमने यह बात हरियाणा के भी अपने भाइयों को समझाई थी। अब आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर अभी कई मेडिकल ऑफिसर भर्ती करे गए, आपके समाज उसमें नील है, और जिन जाट भाइयों का विरोध करते हुए आपने भाजपा को वोट दी थी, आज वो सत्ता में है और सत्ता का सुख अपने समाज को भी दे रहे हैं। उनके बच्चे अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि आपकी बात को रखने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। और हम इसमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, देखिए क्या होता है, ये भी बात होती है क्या हर समाज अपनी पार्टी बनाने लग जाए। राजपूत समाज का ये भाग्य है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी राजपूत समाज की है। हर राज्य में आप भारी संख्या में मौजूद हैं, इसलिए ये मौका आपके पास है। अरे आपसे बहुत कम जनसंख्या के जो समाज हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रीय दल बना के और अपने समाज की बात को विधानसभाओं में, लोकसभा में रखते हैं और कुछ भी खराब नहीं होने देते और आपके खिलाफ खराब कानून बनवा देते हैं। जैसे कि हमारे पश्चिम यूपी में गुजर भाई हैं। अब जरा जरा सी बात पे गुजर भाइयों से कभी कोई लड़ाई करते हैं, कोई, ये अच्छी बात नहीं है। अरे गुजर भाइयों को आप अपने साथ लो, सैनी भाइयों को अपने साथ लो, जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको अपने साथ लो, क्योंकि वो उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो अपना राजनीतिक दल बना पाए, लेकिन वो हमारे भाई हैं, उनको अपने साथ लेकर आप झंडा बनाओ, क्योंकि उनका अधिकार आप उनको दो। आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट की जितनी मलाई है वो सिर्फ एक ही जाति के लोगों ने मार ली। हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे धानक समाज के भाई हैं, सब बेरोजगार हैं। ओबीसी के अंदर सिर्फ सारा मामला जो है हमारे यादव भाइयों ने कब्जा कर लिया, सारी नौकरियों पे, हर चीज पर। हमारे जो दूसरे भाई हैं, गुजर भाई हैं, सैनी भाई हैं, और भी कई अन्य समाज हैं ओबीसी के, आज वो सब बेरोजगार हैं बेचारे। वो तो उनकी जमीन वगैरह बिक गई, इसलिए थोड़ा आर्थिक संपन्नता है, लेकिन जमीनों से कब तक गुजारा होगा। तो सबको साथ लेकर यह मैं अगली बार जब लाइव आऊंगा तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम झंडे को हर जगह जीत दिला सकते हैं। लेकिन आज जो मुझे बात रखनी थी कि ये जो आए दिन की समस्याएं हैं, देखिए जितने भी जो सामाजिक संगठन हैं वो बेचारे क्या करते हैं, आप बताइए। पूरे देश में जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनका क्या काम है? वो समाज की समस्या को सिर्फ उठा सकते हैं, अपने लेटर हेड पर जो है डीएम को, सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, या तो सड़क पे आप जो भी डिमांड करते हो सरकार से ही करते हो ना। आप बताइए, मान लीजिए आपने कहा कि SC/ST कानून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो पहले हुआ था उसके तरह से ही लागू करो, तो जो आपने ज्ञापन भेजे, जो आपने कुछ भी फाइल वगैरह बनाई, वो कहाँ गई? वो सरकार के पास गई। या सरकार कौन है? सरकार तो LJP है, सरकार तो JDU है, सरकार तो अपना दल है, सरकार तो निषाद पार्टी है। तो आप समझिए, क्या आपकी बात को मानेंगे या उनकी बात को मानेंगे जो ये धमकी देते हैं हम समर्थन वापस ले लेंगे? तो या तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सत्ता में होती है, और वो अभी अकेले दम पर हो सकती है। अगर वो इन सबको बाहर निकाल दे तो इनके बिना दबाव के काम करे तो आपकी डिमांड पूरी हो जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनको जो है पता नहीं क्या लालच है, या तो हमारे समाज के प्रति क्या दुर्भावना है कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, मेरे इस बात को आप विचार कीजिएगा, और विचार करने के बाद हम सबको साथ लेके चलें। अपने समाज का जो अधिकार है, जो हक है, वो खुद प्राप्त करें, और जो दूसरे समाजों का अधिकार है वो उनको दें। ऐसा मेरा संकल्प है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का संकल्प है, और
जितने भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, आप उनसे यह पूछिए क्या वो हमारे अहित के जो कानून बनते हैं, क्या वो कभी उनको रोकने की क्षमता रखते हैं? उन राजनीतिक दलों के सामने जब उनको तो मौका ही नहीं मिलता बल्कि बैठने का वहां पे, जहां पर इस बात का डिस्कशन होता है कि क्या कानून बनना है। तो मैं जो हूं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और अपने सामाजिक संगठनों से कल मैंने एक प्रश्न किया था, उस बारे में भी थोड़ा रखूंगा बात कि भाई हम महाराणा प्रताप जयंती जो कल आने वाली है 9 मई को, हम पूरा राजपूत समाज जो है उनको आदर्श मानता है और हर चीज को लेके स्वाभिमान के प्रतीक हैं वो, और बड़े धूमधाम से राजपूत समाज की इच्छा होती है कि वो उसको मनाए। कोई राजनीतिक पार्टी तो ऑफिशियल वे में जल्दी से उसको मनाती नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कल भी ऑफिशियल वे में सभी अपने पदाधिकारियों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनसे आह्वान करती है कि वो कल महाराणा प्रताप जयंती को मनाएं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें महाराणा प्रताप जी को। और जो मैंने कल हमारे पेज पर हमारे जो उसको देखते हैं उसने प्रश्न किया था, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो महाराणा प्रताप जयंती पर सरकारी छुट्टी होती थी उसको किसने बंद किया? क्योंकि जो अन्य राज्यों के राजपूत समाज के लोग हैं, राजस्थान के या मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, अन्य राज्यों में, वो सब हमेशा, क्योंकि मैं जब उनके बीच में गया हूं कई कार्यक्रमों में, तो वो ये डिमांड करते हैं कि भाई महाराणा प्रताप जयंती पर सरकारी छुट्टी होनी चाहिए जैसे अन्य महापुरुषों के लिए होती है, जिससे कि देखिए, और महाराणा प्रताप जी का जो पाठ्यक्रम के अंदर जो है उनकी जीवनी को शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनके बारे में नॉलेज हो जाए बच्चों को। ये कहना कि भाई छुट्टी ना करके सिर्फ एक दिन उनको नॉलेज देंगे, देखिए ये जो सोसाइटी है ये छुट्टी के दिनों को ज्यादा याद रखती है, और अगर ऐसी भावना है कि भाई उस एक दिन 2 घंटे का कोई सेशन हो, तो जिस सरकार ने उसको बंद किया था वो प्रूव कर दे कि उसने ऐसा कुछ किया। सिर्फ बातें बना के कि भाई हम ऐसा करेंगे, लेकिन किया नहीं ना। और फिर आपको एक महापुरुष की आपने बंद की तो सभी की कर देते, या तो फिर सभी के साथ एक जैसा नियम अपनाते। तो सिर्फ ये प्रश्न किया था भाई किसने बंद करी। आप ये बताइए कि चाहे कोई हमारे समाज का, राजपूत समाज का ही नेता हो, वो कितना भी अच्छा हो, जब वो कोई अच्छा काम करे तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर वो कोई गलत कार्य करे तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शेर सिंह राणा क्यों ना हो। और मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि अगर मैं कोई गलत कार्य करूं समाज के लिए, तो हमेशा आपको मेरे खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उठाइएगा। मैं आपसे एक बात और भी बोलता हूं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य वह पार्टी है जो देशभक्ति की मिसाल जो है वो कायम करेगी और समाज का जो है बेइंतहा भला करेगी और सर्व समाज को भी उसका अधिकार देगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि मेरे देशभक्ति में कोई कमी है, आप बताइए, क्या हम में देशभक्ति में या किसी हमारे कोई धार्मिक प्रवृत्ति में क्या कोई कमी है? मेरा तो मानना है कि हम एक नंबर के देशभक्त हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मुझ पर विश्वास है, आपको शेर सिंह राणा पर विश्वास है कि हम देश के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम अपने समाज के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या के साथ जुड़िए अगर आप दिल से अपने समाज का भला चाहते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और अगली बार मैं 17 मई को बता दूं, मेरा जन्मदिन भी होता है उस दिन 17 मई को। तो 17 मई को मैं 7:30 बजे दोबारा से आपके बीच लाइव आऊंगा और उस दिन मैं इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग ये बोलते हैं कि जी ठीक है चलो पार्टी तो बना ले, लेकिन जीते कैसे। कई लोग यह बोलते हैं कि हम जीत कैसे हासिल करें। तो अगली बार मैं जब भी
अगली बार मैं 17 मई को जब 7:30 बजे आऊंगा तो आपके सामने यह बात रखूंगा कि हम जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं एक फोन नंबर देना चाहता हूं, एक नंबर, इसको जो भी भाई कहीं से भी हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, लेकिन आप कल से कॉल कीजिएगा। तो आप यह फोन नंबर लिख लीजिए अपने पास और कल से आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और पूरे देश में कहीं से भी जो भी इस मिशन से जुड़ना चाहता हो, क्योंकि ये एक मिशन है, ये फोन नंबर है 9027 910251। इस फोन नंबर पे जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है। जब आप ये ऑफिस का नंबर रहेगा और इस नंबर से आपको आगे कॉल बता दी जाएगी आपको किस संबंधित व्यक्ति से बात करना है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी कर सकती हैं, हमारी जो पार्टी से जुड़ी हुई महिला विंग की पदाधिकारी हैं उनसे आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। जय हिंद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय हिंद।